अस्सलाम वालेकुम। जनरल राहील शरीफ का आज एक स्टेटमेंट सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि वो एक्सटेंशन लेने पे यकीन नहीं रखते और मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायर हो जाएंगे। आर्मी एज इंस्टीट्यूशन उनके लिए बहुत बावकार है और एक वॉर ऑन टेरर, ये दहशत गर्दी का ख़ात्मा, इसको उन्होंने कहा कि पूरी फुल विगर के साथ ये जारी रहेगा। अब इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो वेलकम स्टेटमेंट है, कोई रवायत कभी भी अच्छी नहीं रही कि जनरल मुशर्रफ आएँ और वो 10-11 साल पहले आर्मी चीफ़ रहें, फिर सदर बन जाएं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी रहें, तो वो 3-4 हैट्स पहन के पाकिस्तान पे 10 साल हुकूमत करते रहें। फिर जनरल कियानी आए, 3 साल उनकी वैसे मुद्दत थी। 3 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कह कर दे दिए कि 2013 तक तमाम बड़े, यानी बशमूल उनके, जरदारी साहब के और आर्मी चीफ़ के, 2013 तक सारे महफूज हो जाएंगे क्योंकि आर्मी चीफ़ को भी हमने 3 साल और दे दिए। तो ये इख्तियारात की बंदर बांट जो थी शायद उन्हें खुद रास नहीं आई। उसके बाद सबसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अपनी छुट्टी हो गई, वो नहीं रहे, बाकी दोनों जो थे वो 2013 तक मौजूद रहे। तो वो सिलसिला रुकना चाहिए था। सही दुरुस्त फ़ैसला लिया जनरल राहील शरीफ ने कि नहीं, एक्सटेंशन नहीं लेनी है। उनके क्रेडिट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा जाएगी वो ज़र बेअज़्ब जाएगी। पाकिस्तान जनरल ज़िया के दौर से आगाज़ करने के बाद से ये जो प्रॉक्सीज़ हमने, ये मुसल्लह जत्थे जो पाले थे, इनका ख़ात्मा हम नहीं कर रहे थे। सोवियत यूनियन टूटने के बाद हमारा ख्याल था कि इसी से हमने कश्मीर फ़तह कर लेना। वो कश्मीर फ़तह तो होना था एक तरफ, वो 9/11 के बाद यही जत्थे जो थे, जब हमने कश्मीर की तरफ और अफ़गानिस्तान की तरफ जाने वाले रास्ते बंद किए तो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने दहशत गर्दी शुरू कर दी। कभी हमारे परेड लेन बॉम्बिंग हुई जहाँ फ़ौज की 3 नस्लों को शहीद किया गया, कभी लाहौर मून मार्केट को अटैक किया गया, कभी पेशावर मीना बाज़ार को अटैक किया गया। ना जाने कितने 100 स्कूल जो हैं ट्राइबल एरियाज़ में तबाह हुए। एपीएस के अटैक से सिर्फ हमें तब पता चला जब शहरों के अंदर आके अपने बच्चों के ऊपर हमला हुआ तो एहसास हुआ कि ये काम हो रहा है। ट्राइबल एरियाज़ में ये काम 9/11 के बाद से जारी था। तो एक शख्स जिसने कमिटमेंट निभाई, वो एज़ आर्मी चीफ़, वो जनरल राहील शरीफ थे। ये मौजूदा हुकूमत ने फ़ैसला नहीं था लिया ज़र बेअज़्ब लॉन्च करने का, या आर्मी ने डिसीजन लिया था। लेकिन अब कौम की ख्वाहिश ये है कि एपीएस के अटैक के बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसकी इन्फोर्समेंट जो है 100% की जाए। पाकिस्तान से इन मुसल्लह जत्थों का ख़ात्मा किया जाए, जो कालदम तंजीमें हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। किसी का फेवरेट ग्रुप, चाहे वो फ़ौज का हो, चाहे किसी हुकूमती पार्टी का हो, किसी अपोजिशन जमात का हो, पाकिस्तानी ज़मीन जो है यहाँ से उनका ख़ात्मा ज़रूरी है अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए। ये आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। और एक और जो थोड़ा सा हम ब्रीफली उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जनरल राहील से आने के कुछ अर्सा बाद ये इशू बड़ा प्रोमिनेंटली अखबारात में और न्यूज़ में आना शुरू हुआ कि करप्शन के ख़िलाफ़ विद इन द इंस्टीट्यूशन इन्होंने एक ड्राइव शुरू की है। एक फॉर्मर आईजीएफसी का नाम बार बार आता रहा, फिर एक और मेजर जनरल साहब थे, उनका नाम आया कि उनको घर गया। हमारी इतला यह है कि उनको घर ही भेजा गया और कोई सज़ा नहीं मिली। फिर आईएसआई से कुछ ऑफिशियल्स के नाम आए कि इनको पनिशमेंट मिली है, वो भी खबर बहुत ज़्यादा, नामों की तफसील हमारे पास नहीं है। फिर लेकिन एक फॉर्मर आर्मी चीफ़ के भाई, जिनका डीएचए के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बड़े अरसे से तज़किरा होता था, उनको नैब को ऑथोराइज़ किया गया उनके ख़िलाफ़ तहकीकात के हवाले से। वो भी जनरल राहील का इनिशिएटिव है, लेकिन बहुत शायद एक छोटा सा हिस्सा है ओवरऑल करप्शन के ख़िलाफ़ जो काम होना चाहिए, फ़ौज के अंदर भी और सिविलियन साइड के ऊपर भी। तो आई होप कि जो बाकी के 10 माह हैं, क्योंकि अभी उन्होंने नवंबर एंड तक रहना है आर्मी चीफ़, बहुत टाइम है पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जो ख़ुद उनकी कमिटमेंट है, और करप्शन का ख़ात्मा करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून पंजाब हैं लाहौर से। सबको वेलकम करता हूँ। राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो आपका रद्द-ए-अमल मिल जाए, सरकारी रद्द-ए-अमल, आपका क्या रिएक्शन है आज जो फ़ौज का स्टेटमेंट आया है कि जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन नहीं चाहते, ड्यू डेट के ऊपर रिटायर होंगे? देखें नदीम मलिक साहब, ये फ़ैसला भी उनका ज़ाती फ़ैसला है और शायद ये स्टेटमेंट देने का फ़ैसला भी जो है उन्होंने ज़ाती तौर पे किया ताकि वो अबहम और वो एक जो एक कैंपेन सी चल निकली थी कुछ दिनों से, उसका जो है वो ख़ात्मा हो जाए। ये जो बयान उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो तशख़्ख़ुस है, वो जिस तरह से लोगों ने उनको जाना और लोगों की राय है उनके मतलब कि वो बहुत ही जो है वो मुहिब्बे वतन और एक सच्चे खरे सिपाही हैं। ये बयान जो है ये बिल्कुल उसके ऊपर पूरा उतरता है और इस बयान से न सिर्फ़ पाक फ़ौज को एक अदारा के तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई और बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तसव्वुर को भी तक़वियत मिलेगी
कि जनरल राहील शरीफ के ज़ाती तौर पे जो है वो कोई अज़ाइम नहीं है और वो कमिटेड हैं अपने राना साहब, क्या मुल्क से, आपकी हुकूमत अदारे PMLN से। गवर्नमेंट उन्हें एक्सटेंशन देने में इंटरेस्टेड थी? क्योंकि आपने कहा कि ज़ाती फैसला है और ज़ाती ही बयान है, तो क्या आप लोग उन्हें देना चाहते थे एक्सटेंशन? देखें, हुकूमत फ़ैसला जो है वो तो जाके सितंबर या अक्टूबर में करती। हुकूमत ने तो कोई फ़ैसला जनवरी कोई ऐसी फरवरी में ना कंसिडरेशन किया थी? है ना करना था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कंसिडरेशन जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त जो है वो होनी चाहिए थी या थी। और ये कंसिडरेशन का वक्त जो है ये जिस तरह से नॉर्मली होता है ये सितंबर अक्टूबर में होता। और उस वक्त क्या कंसिडरेशन होती उसके मतलब मैं पहले से जो है वो कोई बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ये फ़ैसला लिया है ये आज तो उनका फ़ैसला अपना ज़ाती फ़ैसला है। उन्हें 10 माह पहले बयान देने पे तो ना ज़रूरत थी, ना मजबूर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को, इस अभाम को जो दूर किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक ऐसा फ़ैसला है जो उनको ज़ाती तौर पे भी बेनिफिट करेगा, जो उनके अदारे को और मैं समझता हूँ कि मुल्क को भी। और आज के बाद उनके जितने भी इक़दामात हैं वो पहले भी गैर जानबदारी पे या मेरिट पे थे, लेकिन उनके मेरिट पे होने की इस बयान से और ज़्यादा जो है वो तस्दीक होगी। लेकिन एक मैं आपने अभी इस जो बयान के इंट्रो में आपके जो स्टेटमेंट की बात तरफ की अभी है, आता हूँ कि आज के बाद वाले फैसलों के हवाले से पहले मैं असद उमर साहब आपसे भी रद्द-ए-अमल ले लूँ और खोदा साहब से लेकिन भी लेकिन पहले लेकिन आपसे। लेकिन लेकिन एक मेरा छोटा सा एतराज़ कि आपने जो अपने इंट्रो में जो फरमाया है कि ये ज़रब अज़ब का या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है वो आपने कहा कि फ़ौज का बतौर अदारा फ़ैसला था। मैं समझता हूँ कि आपको सियासतदानों से अगर आप अच्छा नहीं समझते या आपकी नाराज़गी है वो अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम इस चीज़ से जो है वो आप महरूम ना करें। ये कौमी फ़ैसला था, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी मैं शामिल दोबारा थी, इसमें दोहराऊंगा तमाम राना गवर्नमेंट सावला साहब शामिल के थी। ज़रब लॉन्च करने का फैसला फौज ने लिया था, उस वक्त की सिविल हुकूमत ने नहीं नहीं देखें, लिया था। नहीं नहीं, ये खजूरी ये चेक पोस्ट के आपकी ऊपर हमला हुआ इंटरप्रिटेशन था, जो है ये तो बिल्कुल गलत है, ये इंतहाई काबिल एतराज़ है। चलें ये ज़रब अज़ब का ज़रूर फैसला इतराज़ जो है करिएगा, मैं ये आपको एक डेट्स के साथ साबित कौमी करूंगा कि फैसला किसने है फैसला लिया था। और सब ने जो है वो मिल के लिया है। वो जो आप जो तशरीह करेंगे वो तशरीह से पहले भी होती रही है, वो तशरीह जो है ना वो बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ कि वो चलें उसके ये मकासद और आपकी हैं राय है। उस तशरीह को करने के। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि ये फैसला फौज ने एज अदारा लिया था, सिविल हुकूमत का बहरहाल फैसला। फिर हम भी असद उमर साहब अपनी पहले इस आपका राय रद्द-ए-अमल पे ले लूँ। कायम है कि आपको इस मामले ज़रूर, में जो है वो इस तरह की तफरीक पैदा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, आपका रद्द-ए-अमल भी मिल जाए ज़रब अज़ब की लॉन्चिंग के ऊपर भी और आर्मी चीफ की रिटायरमेंट। देखिए जी, ज़रब अज़ब जो लॉन्च हुआ तो सबको पता है फ़ौज के इनिशिएटिव था। ISPR की प्रेस रिलीज से हम सबको पता चला कि ज़रब अज़ब लॉन्च हो चुका है। कोई आप मुझे असेंबली की प्रोसीडिंग दिखा दें कि जहाँ पर ये डिस्कशन हुई हो और जिस डिबेट के बाद कंसेंसस निकला हो कि करना चाहिए, या आप मुझे कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बता देंगे जहाँ पे ये फैसला हुआ। ये कहीं पे भी नहीं हुआ था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जिस वक्त वो लॉन्च कर दिया गया उस वक्त उसके बाद तमाम सियासी कुव्वतों ने और जो सिविल सोसाइटी है उसने सब ने सपोर्ट किया और सब ने कहा कि बात ज़रब अज़ब होना चाहिए, करना है तो ज़रब अज़ब होना चाहिए। लेकिन लीड उससे पहले कोई कंसेंसस डेवलपमेंट नहीं थी और कहीं पे भी सिविलियन खजूरी चेक पोस्ट के बाद अटैक शुरू हो गए थे, उसके बाद आपने रेट्रोस्पेक्टिव उसकी अप्रूवल दे दी कि ठीक है हम अच्छा फैसला किया जिसने भी किया, अच्छा फैसला किया, गुड डिसीजन जिसने भी किया। अच्छा, दूसरी जो राहील शरीफ साहब की बात कर रहे थे, वो नॉर्मल हालात के अंदर अगर आप देखें, अगर आप उसूली तौर पे बात करें तो आर्मी चीफ को ये स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक गिवन होना चाहिए कि जिस वक्त टर्म खत्म होगी तो वो रिटायर कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो होता रहा और उनके प्रीडिसेसर क्या जरूरत क्यों पेश आई? वो जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, अभी ये कोई 10 दिन पहले की बात है, मैं असेंबली से बाहर निकला, कुछ हुआ था मुझे याद नहीं रहा क्या हुआ था, लेकिन मैं असेंबली से बाहर हुआ, सारे चैनल वाले बीपर मांग रहे थे और हर शख्स मुझसे ये सवाल पूछ रहा था कि एक्सटेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसकी एक रीजन जनरल परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा 4 ईयर टर्म होनी चाहिए, उसने ट्रिगर किया। लेकिन ये बहस जारी थी 10 माह पहले बयान देने की आर्मी चीफ को। मेरे ख्याल में इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से भी हुई हो। जब स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि अभी से इसमें इबाम खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता इसने जोर पकड़ना था और एक खामखी में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जानी चाहिए थी। जहां तक मेरा ख्याल है, देखें, मुल्क और रियासत उस वक्त ताकतवर होते हैं जब इदारे जो हैं वो अफराद से ज़्यादा बड़े हों, और फ़ौज एक बड़ा इदारा है, मुत्तहिद इदारा है, प्रोफेशनल इदारा है, और फ़ौज जो है वो बहैसियत मजमूई किसी भी आर्मी चीफ से ज़्यादा बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा इदारा है।
लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन की जा सकती है जो दुनिया में की गई है। अगर मुल्क हालत जंग के अंदर हो तो फिर डेवलप्ड मुल्कों के अंदर, ममालिक के अंदर भी एक्सटेंशंस दी गई हैं। तो आप ये केस बना सकते थे कि पाकिस्तान तो है इस वक्त हालत जंग के अंदर, इस वक्त ज़रब-ए-अज़ब चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ये वैसे इनएविटेबल नहीं है। आपके अफगान जंग के अंदर अमेरिका ने 4 जर्नैल बदले, लेकिन स्टैनले मैक्रिस्टल ने एक बयान दिया था, उन्होंने फायर कर दिया। मैं वही बोल रहा था, वहां पे जो बदला गया वो तो टर्म खत्म होने के बाद नहीं, वो तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसूली तौर पे अगर आप देखें, उसूली तौर पे आर्मी चीफ को ये बयान देना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत रही है, जो मौजूदी हालात है, उसमें समझ में आता है। खोसा साहब, आप क्या तुझी देते हैं, क्या जरूरत थी आज के दिन ये बयान देने की? देखिए, हमारी ये अलमिया रहा है कि हम हर चीज़ जो है इबहाम में, और हमारे यहाँ एक फैक्ट्री लगी हुई है अफवाहों की भी, और हम इस तरह से स्पेकुलेट करते हैं, टोटल कन्फ्यूजन और केओस क्रिएट कर देते हैं। तो रियासत का जो चलाव है वो इस तरह से मुतासर होता है, यकीनी बात है। लोगों के जहनों में तजब्जब उठते हैं और फिर खुद अंदर एक इंट्रीग सी पैदा हो जाती है। ये इंट्रीग और तजब्जब क्यों थे? आपने 2-3 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या थे तजब्जब और क्या इंट्रीग थी? देखिए, ये मुझसे ज़्यादा इसमें ना ही खुलवाएं। नहीं, वजाहत थोड़ी होनी चाहिए ना, इंट्रीग्स क्या थी और तजब्जब क्या थे? देखिए, अब इसमें मैं तो समझता हूँ कि किसी सूरत में भी जो है, किसी सूरत में और किसी इदारे में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, एडहॉकिज्म है या एक्सटेंशन है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब फवाद अहमद फवाद को या PIA के उसको सरबराह को दोबारा करें, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाते जी, वो हुआ सब कुछ। देखिए, ये बातें जो है, चाहे किसी इदारे में अक्रॉस द बोर्ड, चाहे इसी तरह जब 3 साल है तो 3 साल जिस तरह से। इंट्रीग्स क्या थी? आपने इंट्रीग्स का तज़किरा किया, वो क्या थी? देखिए, अगर जनरल परवेज मुशर्रफ कहता है 4 साल करें, तो फिर उससे इबहाम एक पैदा होता कि पता नहीं कोई और इसको शायद वो मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, या उसकी है। तो एक छोड़ दी ना उसने एक चीज़, जिस बाज़ लोगों की राय ये है, मैं अभी राना साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले आपसे पूछ लूँ, आप गवर्नर रहे हैं पंजाब के, बहुत से लोगों की राय ये है कि फ़ौज चाहती थी पंजाब में ऑपरेशन किया जाए, और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, और उसको नाम दिया जाता था कि एक्सटेंशन चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। ये एक फैक्टर था। देखिए, हम तो यानी सिंध भी हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब अमाजगाह है दहशत गर्दों की। देखें, तमाम जितनी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कलअदम तंजीमें हैं, वो वहीं से ही उनका शाखसाने हैं, और किसी नाम बदल के जब ऑपरेट करती हैं, किसी एक जगह पर भी किसी पर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। ये इशू था, ये यकीनन इशू था। और इसमें अब भी जब तक देखिए, जनरल राहील शरीफ साहब ने जो कहा है 2016 तक ये हम खात्मा कर देंगे, ये नहीं हो सकेगा जब तक आप जो है 20 निकात पूरे पर अमल नहीं करेंगे। अभी तक 3 निकात पर सिर्फ। आप भी समझते हैं ये पंजाब ऑपरेशन एक फैक्टर हो सकता है? हो सकता है, मैं क्या सराई करूंगा, तो मुझे नहीं पता कि ये फैक्टर था या नहीं था, लेकिन वो देखना ये होगा कि आगे क्या करती है। अगर फौज अब ऑपरेशन को एक्सपैंड करके पंजाब तक लेके जाती है, तो फिर आपके इस बात के अंदर जरूरत है पंजाब में, इसमें तो कोई शक ही नहीं जी। पूरे पाकिस्तान के अंदर नफरत भी फैलाई जा रही है, वहां से दहशतगर्द भी पैदा हो रहे हैं, दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही है, तो पंजाब उसमें कोई अनोखा नहीं है। जैसे कहा इन्होंने कि जो मरकजी तंजीमें हैं, उनमें से अक्सरियत की तादाद आपको पंजाब के अंदर नजर आएगी, पंजाब की सियासत के अंदर उनका रंग नजर आता है। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हुए, वो नाम बदल के उन्होंने इलेक्शन के अंदर बड़ी सीटें भी जीती हैं। लेकिन एक चीज से मैं जुड़ी भी और कहना चाहूंगा, जो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, वो बहुत अहम बात है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान को फौज से जोड़ दिया है कि ये काम जो है ये फौज ने करना है। हमारे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान जो है ज़रब-ए-अज़ब है। मैं सिर्फ आपको इस्लामाबाद की मिसाल दूं, क्योंकि असल बात ये, जब तक आप नैरेटिव नहीं बदलेंगे, जब तक वो जमीन जहां से ये उठ रही है सोच, उसको खत्म नहीं करेंगे, तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। मैं नैब की डिटेल की तरफ आता हूं, पहले राना साहब से उसका जवाब ले लें, वो टॉपिक पीछे रह जाएगा। राना साहब, अभी आपने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कहा कि आज के बाद जो भी फैसला आर्मी चीफ लेंगे, तो उनकी गैर जानिबदारी पहले भी थी, लेकिन अब और बढ़ जाएगी। ये पंजाब वाली साइड के ऊपर बहुत सी खबरें आती हैं कि रेंजर्स लेड ऑपरेशन साउथ पंजाब में किया जाए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले ही हो रहे हैं, क्या मजीद इसको फौज के साथ ताउन से और बढ़ाएंगे आगे? देखें, ये जिस तरह से मोहतरम खोसा साहब ने बात की है ना कि हम साजिशी थ्योरियों पे और इंट्रीग के ऊपर जो है ना वो हमारा बड़ा जोर रहता है, ये भी एक साजिशी थ्योरी है और ये इंट्रीग है। इस किस्म का इशू ना पहले था, ना है और ना आइंदा पैदा होगा। पंजाब में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत मौसर और बहुत ही जो है वो पुरज़ोर तरीके से जो है वो काम हो रहा है।
उसकी डिटेल्स में जाने का अब इस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा। दरअसल हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर ये कहता हूँ कि ये पिछले 5 साल 6 साल से प्रोपेगेंडा इस किस्म का जो है वो करते रहे हैं, और ये प्रोपेगेंडा जो है ये बुनियादी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो थी कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उससे लोगों ने ये महसूस किया कि ये प्रोपेगेंडा जो है ये पंजाब को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, और इस तरह से जो है, और उन लोगों का पंजाब के वोटर्स ने, पंजाब के अवाम ने ठीक बंदोबस्त किया उनका। कोई ऐसी कंसिडरेशन है आपकी कि आपने रेंजर्स के साथ मिलके साउथ पंजाब में ऑपरेशन करना है? कोई ऐसी कंसिडरेशन है आपकी? जी देखें इस बारे में ये बात एक से ज़्यादा मरतबा जो है हुकूमत की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी ये वजाहत हो चुकी है कि पंजाब में देयर इज़ नो गो एरिया। ये कराची जैसे हालात जो कह रहे हैं, आप बताएं ना कि पंजाब के किसी महल्ले, किसी शहर, किसी कस्बे, किसी इलाके में ऐसे दिखा दें हमें, तो फिर ठीक है, फिर हम इनकी बात को जो है वो तस्लीम कर लेंगे। पंजाब में जो जिस मसले को ये कन्फ्यूज़ करते हैं, वो मसला दरअसल ये है कि पंजाब में एक ट्राई बॉर्डर एरिया है, वो दरिया का, जिसको वो कहते हैं आप दरिया के इलाके को कच्चे का इलाका जिसको कहते हैं, वो एक इलाका ऐसा है कि वहाँ पे एक तरफ बलूचिस्तान का बॉर्डर है, एक तरफ सिंध का बॉर्डर है, और एक तरफ पंजाब है। वहाँ पे जो लोग या मुलज़म जो है यानी क्रिमिनल्स, उनमें ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, वहाँ से दूसरी शिकायत जो है वो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं वो वहाँ पे छुपे होते हैं, वो छोटू गैंग और फलां गैंग, और जब उनको एक तरफ से धकेला जाता है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरी तरफ धकेला जाता है वो इस तरफ आ जाते हैं। तो इस मरतबा हमारा ये ख्याल है कि हम तीनों सूबों को एतमाद में लेके, ऑन बोर्ड लेके, और उस ऑपरेशन को जो है वो पहले करने का प्रोग्राम था, लेकिन अब फ़िलहाल जो है वो मुलतवी इसलिए हो चुका है कि मौसमी हालात और ये जो है वो मौसम जो है वो सूट नहीं कर रहा। तो आपकी कोई ऐसी राना साहब कंसिडरेशन नहीं है कि रेंजर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन करें? आपकी कोई कंसिडरेशन नहीं है? जी, जब ये ट्राई बॉर्डर ऑपरेशन होगा तो वहाँ पे अगर ज़रूरत होगी, बुनियादी तौर पे वो पुलिस ही करेगी, एलीट फोर्स करेगी, काउंटर टेररिज्म फोर्स करेगी, लेकिन वहाँ पे अगर ज़रूरत होगी तो फिर जो है वो साथ या मदद ली जा सकती है। अब इस बात को जो है वो सारे कंफ्यूज, और वो आपका कब इरादा है करने का? फैसला हो गया, वो आपका कब इरादा है वो करने का? ये देखें, ये जब भी किसी ऑपरेशन का फ़ैसला होता है तो फ़ैसला जो है वो गवर्नमेंट या किसी लेवल पे लिया जाता है जिस तरह से ज़रब अज़म का लिया गया है। और आप जिस तरह की कन्फ्यूजन उधर फैला रहे हैं ना कि हमें जी इस तरह से पता चला ऑपरेशन शुरू हो गया, ऑपरेशन शुरू करने की तारीख जो है वो पहले नहीं दी जाती। अगर पहले दी जाए तो फिर आगे से मिलता कुछ नहीं है। तो इसलिए वो डेट जो है वो जब भी होगा वो शुरू होगा तो मालूम होगा, जिस तरह से ज़रब अज़म का मालूम है और जिसकी तशरीह जो है मोहतरम असद उमर साहब ने जो है वो अपने अंदाज से की है। एक ब्रेक ले ले, एक ब्रेक से राना साहब वापस आते हैं तो और भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अभी पठानकोट अटैक के बाद जिस तंजीम पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम आयद किया गया उसके भी ठिकाने पंजाब में हैं, और बहुत सारे और तंजीमें जो कामरा अटैक के बाद पकड़े गए लोग, जो सफूरा गोट अटैक के बाद पकड़े गए लोग, जो मेहरान बेस अटैक के बाद पकड़े गए लोग, अगर उनके 2 हिस्से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरिया से या फाटा एरिया से मिलते थे तो एक हिस्सा उसका पंजाब में किसी तंजीम से जा मिलता था। असद उमर साहब, क्या करना चाहिए? यहाँ हमारा इम्प्रेशन यही है कि फ़ौज की तरफ से एक ख्वाहिश मौजूद है, राहील शरीफ की तरफ से, कि अगर नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब बनाना है तो आपको पंजाब में ये ठिकाने स्लीपर सेल्स तबाह करने पड़ेंगे। मुझे जी थोड़ी सी हैरत हुई राना साहब की स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि सियासी इख्तलाफ अलग बात है, सियासी वर्कर हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ समझने वाले आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं। ये अगर कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है ये दहशत गर्दी के जो ठिकाने हैं और जो तंजीमें हैं जो सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी करती हैं दहशतगर्दी की वारदातें, वो कंट्रोल में हैं, तो मेरी समझ से बाहर है। तो पंजाबी तालिबान जो थे वो क्या सिंध से या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे? कहाँ कहाँ उन्होंने हमले नहीं किए? कितना उनका बड़ा किरदार रहा है? और ये दूसरी बात जो है, मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आई कि लोग इसको समझते हैं पंजाब पे हमला। अगर आप पंजाब के दोस्त हैं
तो आप चाहेंगे ऐसे दहशतगर्द? पंजाब के लोग तो दहशतगर्दी को पसंद नहीं करते। पंजाब के लोग तो बुल्ले शाह के पैगाम के मानने वाले लोग हैं। उसके वो तो बड़े लोगों में सब्र, तहम्मुल, दूसरे की बात बर्दाश्त करना, दूसरे मजहब वालों के खिलाफ भी बात ना करना, पंजाब का तो कल्चर ये रहा है। ये पंजाब का कौन सा पंजाब है कि जिसमें अगर आप दहशतगर्दों के खिलाफ बात करेंगे तो पंजाब वाले नाराज हो जाएंगे? तो हम जब ये बात करते हैं तो हम तो पंजाब का दोस्त होते हुए ये बात करते हैं कि वहां पे वो एक बहुत छोटा सा तबका जो इस किस्म के काम में मुलव्वस है और यकीनन वहां पर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। उसके खिलाफ अगर आपने एक्शन लेना, हम बाय द वे हम ये नहीं कह रहे F-16 बम्बारे लेके आप मुरीदके के ऊपर या जंग के ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दें या टैंक भेज दें, लेकिन पुलिस के बस की बात नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सक रहे, मानने वाली हमें बात है। तो अगर हम रेंजर्स से मदद हासिल कर लेंगे तो इसमें कोई इज्जत का मसला नहीं है। आपके ख्याल में खोसा साहब ऐसी ज़रूरत है या अपोजिशन की दिली ख्वाहिशात हैं कि कराची में हो रहा है तो पंजाब में भी किया जाए? नहीं, देखें नदीम, साजिश या दिली ख्वाहिश का सवाल पैदा नहीं होता है। देखिए, नहीं हो सकती ख़त्म दहशतगर्दी जब तक आप ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे। पंजाब में बिल्कुल होना चाहिए, बाकी जगह पे भी हो रहा है और होना चाहिए। देखिए, अब बलूचिस्तान में क्या वो जो हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, रॉ कर रही है, जो भी कर रहा है, लेकिन फौज के अपने ऊपर इल्ज़ाम रहा है कि गुड और बैड तालिब की तकसीम करते हैं। क्या पंजाब में वो तकसीम मिटा के कर सकेंगे? नदीम, ये राना साहब मोहतरम है, लेकिन मैं अब चूँकि देखिए मैं ऐसे ऐसे ओहदों पर रहा हूँ जहाँ मेरे पास सेंसिटिव रिपोर्ट्स जो हैं इंटेलिजेंस की सारी आया करती थी। मैंने एज अटर्नी जनरल भी 2-3 केसेस में इन कैमरा जाके जजेस को कॉन्फिडेंस में, मुल्की मामलात भी होते हैं, मैं उसकी तफसील में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और इसी तरह एज गवर्नर भी सारी रिपोर्ट्स आती हैं MI की, ISI की, वो क्या जाहिर करती है, लेकिन मैं इसमें तफसील में नहीं। मगर आपके सवाल का जवाब ये है कि ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमने ज़रबे अज़ब एक सेगमेंट है आपकी दहशतगर्दी को ख़त्म करने का, आपकी नेशनल एक्शन प्लान में सारे स्पेल आउट किए गए हैं, इसलिए आपको रूथलेस और अक्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा। और पंजाब से जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं हो सकती है। राना साहब, आपने पठानकोट के बाद बताया कि आपने कुछ लोगों को पंजाब में पकड़ा है, ये दुरुस्त बात है? देखें नदीम मलिक साहब, मैं असद उमर साहब और मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब की ये खिदमत में ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि देखें, आप बहावलपुर की बात ले लें। अब जब बहावलपुर के इलाके के मुतल्लक आप ये बात करेंगे जी वहाँ पे जैश मोहम्मद है और वहाँ पे जनाब ऑपरेशन होना चाहिए, वहाँ पे बड़ी दहशतगर्दी है, तो बहावलपुर के लोग जो है ना वो तो आपकी बात को बड़ी हैरानगी से सुनेंगे ना कि वहाँ पे ऑपरेशन के हालात हैं या नहीं हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पंजाब में ज़रबे अज़ब और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी कमिटमेंट के साथ जो है वो काम हुआ है और जिस कमिटमेंट के साथ पंजाब में काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है वो काम कर रही है और बाकी अस्करी और सिविल एजेंसी। राना साहब, आपने पठानकोट के बाद जैश मोहम्मद के लोगों को गिरफ्तार किया? जी मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि जो यानी तकरीबन हर माह जो है, मुझे इसका जवाब तो दे दीजिए। एक तरफ जैश मोहम्मद के लोगों को गिरफ्तार किया गया पठानकोट के बाद, कहते हैं दफ्तर भी बंद किए। देखें बात ये है कि ये क्वेश्चन आंसर तो नहीं ना हो रहा। मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मुझे बात करने की आप इजाज़त दें। मैं सर सवाल का भी तो जवाब मिल जाए ना। आपने पठानकोट हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से बयान जारी हुआ था कि कुछ दफातर बंद किए गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं उसकी तफसील आपसे चाह रहा हूँ। जी मैं अभी आपको तफसील देता हूँ। मैं अपनी जो पहले मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं इस पॉइंट के ऊपर ख़त्म करता हूँ कि हर माह जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जो है वो मीटिंग होती है। उसमें एक तरफ अस्करी क़यादत और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल क़यादत बैठी होती है। आप यकीन करें कि एक एक पॉइंट जो पहली मीटिंग में तय हुआ होता है उसके मुताबिक 100% जो है वो कंप्लाइंस जो है वहाँ पे जाके डिस्कस होती है और वहाँ पे इस बारे में बड़ा मजबूत असर जो है वो मौजूद है कि पंजाब में इस बारे में जो है वो बेहतरीन काम हो रहा है। उसमें और बेहतरी की गुंजाइश अब इंशाल्लाह तो हम पैदा करेंगे। अब आ जाएं आप पठानकोट के गिरफ्तारियों का भी बता दें। देखिए पठानकोट और जैश मोहम्मद, देखिए मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, ना मैं उन बातों का जवाब दूंगा कि जैश मोहम्मद क्या है क्या नहीं है। ये लोग क्या वो दहशतगर्दी जिसको हम उर्फ़ आम में दहशतगर्दी कह रहे हैं, क्या ये लोग उसमें मुलव्वस थे या ये लोग कश्मीर के हवाले से जो है वायलेंस में ये लोग मुलव्वस थे। कश्मीर में होने वाली वायलेंस जो है वो दोनों तरह की वायलेंस है। कश्मीर में जो जुल्म हुआ है कश्मीरियों के ऊपर, जो वहाँ पे 70,000 नौजवान जो है वो कब्रों में जो है वो
राना सनाउल्लाह साहब, वो भी एक अलग मौलाना मसूद अजहर इस वक्त आपकी प्रोटेक्टिव कस्टडी में है या नहीं है? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चीज़ें जो हैं, इसके ऊपर जो रियासत की पॉलिसी पहले रही है वो आप नदीम मलिक साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इस बारे में मैं सर मुझे अगर जवाब दे दें तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल कि मौलाना मसूद अजहर आपकी हिफाजती तहवील में है या नहीं है? जी, मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस वाक़े के बाद जब इंडिया ने जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर की तंजीम के मुतल्लिक़ बात की, जो हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में और चीफ ऑफ आर्मी साहब उस वहाँ पे मौजूद थे, वो कायम हुई थी। उसमें तमाम एजेंसीज़ के, अस्करी और सिविल एजेंसीज़ के लोग हैं। वो टीम जो है वो इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो टीम जब तक इसके बारे में कोई वाज़ेह स्टेटमेंट या मौक़िफ़ जो है वो सामने लेके नहीं आती, उस वक्त तक इस बारे में कोई बात करना जो है वो मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ और वैसे भी वो नेशनल मफाद में नहीं है, वो कौमी मफाद में नहीं है। आपने बयान दिया था और टीवी चैनल ने चलाया था कि वो मौलाना मसूद अजहर को हमने प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है। आप ही का बयान था, मैं दोबारा सुनवा सकता हूँ आपको अगर आप सुनना चाहें। देखिए, आज आप गुरेज कर रहे हैं, क्यों? मुझे नहीं, मैं गुरेज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो क्या वो हैं अभी हिफाजती तहवील में या अब नहीं है? देखिए, बात ये है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जिन लोगों को इंटेरोगेट कर रही है, जिन लोगों को उन सबूतों से जो एक्शनेबल एविडेंस मिली है उससे कन्फ्रंट कर रही है, तो भाई वो उनके पास होते ही हैं तो वो करती है ना। वो कोई उनसे मेरा तासुर यह है कि वो अब आपकी हिफाजती तहवील में नहीं है। लॉ मिनिस्टर को इतने अल्फाज का चुनाव तभी ढूंढना पड़ता है कि जब वो हिफाजती तहवील में नहीं हो। देखिए, बात ये है कि वो जो हैं वो हमारी एजेंसीज़ की अगर हिफाजती तहवील का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो उनसे जो है वो बाहर भी नहीं है। जब भी कोई एविडेंस उनके ख़िलाफ़ आएगी तो उनको बाकायदा जो है वो अरेस्ट किया जाएगा। जब तक वो मरहला नहीं आता उस वक्त तक वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो कहीं जा चुके हैं। दे आर इन पाकिस्तान और इन बहावलपुर। असद उमर साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जी अभी मेरे ध्यान से गुजरा था कि तरजीहात हमारी क्या होती हैं। मॉडल टाउन लाहौर में दिन दहाड़े मीडिया के सामने मिनहाजुल कुरान के हेडक्वार्टर के ऊपर तो मुसल्ला पुलिस भेज के 14 लोग शहीद कर दिए जाते हैं और हम ये कह रहे हैं कि बड़ा कुफर और झूठ असद उमर साहब, आप जैसे आदमी को नहीं बोलना चाहिए। आप जैसे आदमी को ये सारे बात पाकिस्तान के टीवी, सारे पाकिस्तान के टीवी ने दिखाया है ना। इतनी झूठी बात जो है, इतनी हकायक के बरक्स बात कि पुलिस को भेज के लोगों को मरवाने वाली बात, तो वो मुस्लिम लीग के जत्थे थे क्या? हमें तो पुलिस की यूनिफॉर्म नजर आई। हो सकता है आप कह रहे हैं पुलिस नहीं थी तो मुस्लिम लीग के शायद लोग। बात ये है कि उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, JIT ने की है और उसमें अगर आप हकायक का सामना करना चाहते हैं, चले मैं आपके ऊपर रखता हूँ। आपने सुन लें, आप बतौर सिंगल मैन इन्वेस्टिगेटर के तौर पे आप उसकी तफ्तीश कर लें। हम आपके सामने पेश होने को तैयार हैं और आप हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में आप उस वाक़े का, उस इंसिडेंट का जो है ना, जो आप रिजल्ट देंगे, मैं ये आपको कहता हूँ मैं तस्लीम कर लूँगा। चले आप आ जाएं। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। आप मेरी बात जो है वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देना ये मुनासिब नहीं है। शायद मैंने को सच के करीब बात कर दी जो इतना आप नाराज हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश नहीं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूं। मैं तो JIT का प्लीज JIT का रेफरेंस ना दें तो बेहतर है, बिकॉज हमें सबको पता है, सारे पाकिस्तान को मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि एक JIT की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी थी और उस रिपोर्ट ने क्या कहा था वो भी लोगों को पता है। फिर उसके लिए खास एक दूसरी JIT बनानी, वो छोड़ दें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं दोनों रिपोर्ट आपके ख्याल में हुकूमत को यह एक्शन लेने की जरूरत थी तो आपने मॉडल टाउन के अंदर दिन दहाड़े लाहौर के अंदर एक्शन कर दिया। हम उस बहस में पढ़ते ही नहीं कि वो उसकी जरूरत थी या नहीं थी। आपने किया ना एक्शन। मुझे बताएं कि कौन दहशतगर्दी की तंजीमों के खिलाफ कौन से एक्शन ऐसे हो रहे हैं। और यह कहना कि पंजाब के अंदर, मेरे ख्याल में आप ना सिर्फ पंजाब के अवाम के साथ बल्कि पंजाब की हुकूमत के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। ये तासुर दे के पंजाब में दहशतगर्दी और नफरत फैलाने वाली तंजीमों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाएगा, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने तो आपकी टीवी पे कहा था सब कंट्रोल में। ये पंजाब और गैर पंजाब की बात नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। खोसा साहब, मेरे ख्याल वो जस्टिस बाकिर की इसमें नदीम मलिक साहब अगर मेरी बात से खोसा साहब से बात करने पे जी खोसा साहब से बात कर लें। खोसा साहब,
नेशनल इलेक्शन प्लान का तज़किरा उठा था। नेशनल इलेक्शन प्लान के असद साहब ने कहा कि 3 नुकात छोड़ के हमने बाकियों के ऊपर तो कुछ किया ही नहीं, 20 नुकात थे। कितना ज़रूरी है उसके ऊपर आगे बढ़ना? ये मैंने कहा कि 3 पर सिर्फ हुआ है और 17 पर नहीं हुआ है। देखिए, जब तक नेशनल एक्शन प्लान जो सारी कौम ने, यानी सारी सियासी क़यादत ने, सारी जमातों ने मिलकर एक मुत्तफ़िका जो है प्लान दिया, तो ये कौमी उमंगों की तर्जमान था। इस पर आज तक नेक्टा, मुझे एक चीज़ बताएं, नेक्टा का आज तक कोई एक इजलास भी हुआ है? एक इजलास भी नहीं हुआ है। फिर जो रिसोर्स फोर्स बनना थी उसके लिए पैसे ही मुख्तस नहीं किए गए कि वो हुए। पुलिस लाइन के अंदर बैठ के वो काम करते हैं, पूरे अफसर भी नहीं है उसके पूरे। नदीम साहब, अब हमारी देखें ना, हाफ हार्टेड अगर हम काम करेंगे और सिर्फ हम तवक्को करते हैं कि हमारी अस्करी क़यादत जो है वो सिर्फ कुछ उनको फ्लैश आउट करेगी, उनको जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हम बिल्कुल वो ऑन द रन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक आप इस माइंड सेट को हिट नहीं करेंगे, जो ज़ियाउल हक की बाक़ियात इस मुल्क में एक इंतशार फैला है, एक फ़िक्री इंतशार और एक जो है तसादम की शक्ल आपस में सोसाइटी की जो क्रिएट की, जो नफ़रतें और मुतशद्दिदाना अंसर इस कदर क्रीप इन हुआ है मदरसों में, जब तक आप जो है रेगुलेट और कंट्रोल नहीं करेंगे, जो नेशनल एक्शन प्लान का एक लाजमी जुज़्व है, मुझे तो कोई विल ही नज़र नहीं आ रही। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बाहर के दौरों से शायद वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने एक वो अपनी मुंदर्ज करना है अपना नाम, वो यकीनन हो जाएगा। लेकिन देखिए, इस तरह से जो है ममलकतें नहीं चला करती हैं। वज़ीर आला पंजाब भी उनके साथ अक्सर दौरों पर ही रहते हैं। खुदारा अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दीजिएगा। जब तक आप 20 के 20 निकात पर मन धन तन से जब तक आप इस पर अमल नहीं करते, देखें पार्लियामेंट को हम कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, इस पे मैं भी बात जरूर करिएगा। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद और इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। माजी में बेशुमार मौके पर पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है, एक मौका भी नहीं, पूरी हिस्ट्री भरी हुई है ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ या सीनियर जनरल्स की ख्वाहिश होती थी कि गवर्नमेंट में बैठे बंदों की थोड़ी सी टांग खींचें, गिराएं और कब्जा कर लें। जिन दिनों धरना हुआ तो नून लीग का यही इल्ज़ाम उस वक्त के आर्मी चीफ के हवाले से था, बल्कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ नहीं, ISI के चीफ के हवाले से था, और एक फॉर्मर ISI के चीफ के हवाले से था। इमरान खान से हमने एक इंटरव्यू किया और उनसे यही सवाल पूछा कि जिस रात ये मिलने गए थे आर्मी चीफ से, तो इनकी क्या बात हुई थी। वो मैं बयान आपको आज जरूर सुनाना चाहूँगा, दिखाइएगा। जनरल रहील से जब नवाज शरीफ ने उनको कहा कि सालिस का किरदार अदा करें, तो तब मैं मिला, फिर मेरे बाद ताहिरुल कादरी मिले, और वो मीटिंग वो सबको पता है, पब्लिक मीटिंग। जनरल रहील ने क्या आपसे ये कहा था कि मैं बाकी आपके मुतालबात सारे के ऊपर तो आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर का नहीं दिलवा सकता? उन्होंने कहा था ये, और उसका जवाब मेरा ये था कि देखें, मुनासिब नहीं था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन वहीं हो जाती, क्योंकि जनरल रहील काफ़ी है मेरे ख्याल में, इतना ही मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की टांग वो नहीं खींचना चाहते थे। ये ISI के 2 सरबराहान के ऊपर इल्ज़ाम था माजी के। वो भी जो है, मैं इस पे पहले भी कमेंट कर चुका हूँ, जो भी छोड़ दीजिए उस बहस को बहरहाल, क्योंकि जनरल रहील का टॉपिक इल्जाम है, जो भी इल्जाम लगाता है इसका मतलब उसको फौज का कुछ पता ही नहीं कि आर्मी चीफ के नीचे बैठा हुआ DG ISI इतनी बड़ी साजिश कर रहा होगा और आर्मी चीफ को पता नहीं। ये एक्चुअली ये आर्मी चीफ के ऊपर ही इल्जाम है। लेकिन मैं वापस आऊंगा नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की थी, मैं उसकी बात जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम ये जो जड़ से जो नफरत उगल रही है, जो आखिर में जाके वो खुदकुश बम्बार बनता है, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, ये फौज से कभी नहीं जीता जाएगा। मैं आपको सिर्फ इस्लामाबाद की मिसाल दे रहा था, और ज़ाहिर है इस्लामाबाद में अगर ये हो रहा है तो बाकी मुल्क के अंदर भी हो रहा होगा, और पंजाब खास तौर पे, क्योंकि एक ही हुकूमत है। इस्लामाबाद में आज से 35 साल पहले 80% मस्जिदें जो थी वो औकाफ डिपार्टमेंट की थी और 20% प्राइवेट थी। इस वक्त 10% औकाफ के नीचे 90% प्राइवेट है। इसका मतलब आपने नैरेटिव पे कंट्रोल खत्म कर दिया है। कोई अजीबोगरीब रीजन की वजह से औकाफ डिपार्टमेंट जो है मजहबी उमूर से निकाल के इंटीरियर के नीचे रख दिया गया। अब इंटीरियर की आपको पता है कि क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग है जो मेरे ख्याल में जिसके बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती, वो नैरेटिव बिल्डिंग का काम रियासत ने अबैंडन कर दिया है।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसके 1-2 मिनट है, जल्दी से राना साहब इसका जवाब देंगे आप, क्योंकि ये काफ़ी एक तशवीशनाक जी। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, वो असद उमर साहब जो है वो इस्लामाबाद में देखें। मैं समझता हूँ कि ये दोनों साहबान जो मेरे साथ बैठे हैं, और नदीम मलिक साहब आपका भी ठीक है, किसी न किसी बात पे तो एतराज़ हो सकता है, लेकिन आपका जो यानी स्टांस होता है वो हमेशा बड़ा पॉजिटिव होता है। अगर आप तीनों साहबान को मुझे टाइम अनायत करें, मैं इस्लामाबाद आने को तैयार हूँ। अगर आप कहीं लाहौर आएँ, 1 घंटे का टाइम दें, मैं पंजाब के होम सेक्रेटरी, IGP और जो इंचार्ज हैं काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स के, उनके साथ हम आपके सामने रखें हर चीज़, जो कि हर चीज़ ऑन एयर नहीं कही जा सकती। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको शायद जो पंजाब में जो हुआ है उसके मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए आप ये बात कर रहे हैं, वरना मैं आपको पूरा यकीन मैं तो आपकी इस बात को वेलकम करूंगा। मुझे अपने बाकी 2 मेहमानों का पता नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा। राना साहब ना दें ऐसी चीजें, ना करें ऐसी चीज, क्योंकि मैं आपको सारे कच्चे चिट्ठे निकाल के दे दूंगा। और नए कच्चे चिट्ठे आप ऐसे करें कि सीएम पंजाब साहब से भी कंफर्मेशन ले लें, सीएम पंजाब साहब से कंफर्मेशन ले लें। मैं इन मेहमानों को राजी करता हूं, आप सीएम पंजाब से भी कंफर्मेशन लें, तो हम वहां से लाइव बैठ के इंटरव्यू चलाएंगे। आप मुझे गो हेड दें, मेरे ज़ुम्मे है सीएम पंजाब से कंफर्मेशन मैं इंशाल्लाह लूँगा, मेरा वादा है आपसे, आप मुझे गो हेड दें। चलें, मेरे ख्याल ऐसा साहब अब आपको डन करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल जी, अगर हम कोई मस्बत इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो हाजिर है, मुल्क के लिए हमेशा हाजिर। हाँ, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड या ऑन एयर नहीं आ सकता, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव बातें हैं और हम नहीं चाहेंगे कि कोई मुल्क की जो है ऐसी बातें, वो अपनी पॉलिटिकल इंटेंट का इजहार तो ऑन एयर कर नहीं, हम जो हम इस सिलसिले में कर रहे हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। आपकी अगर आपकी अच्छी सजेशन उसमें शामिल हो जाएंगी तो हो सकता है हम इससे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ब्रीफिंग इन कैमरा हो जाए और उसके बाद फिर तासुरात जो है वो ऑन एयर हो जाएंगे। अगर गारंटीड हो कि अमल होगा, गारंटीड ये वादा है राना साहब, अमल भी होगा। गारंटीड क्या, मैं तो आपके साथ कर रहा हूँ, आप मुझे आप गो हेड दें, मैं जो है वो टाइम तय करके आपकी सहूलत के मुताबिक मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं, हमें एक दिन मेज़बानी का शर्फ जो है वो हासिल करने दें आप। अच्छा, ठीक हो गया। एक क्लोजिंग वन लाइन है दोनों मेहमानों से राना साहब की ऑफर के ऊपर, और फिर प्रोग्राम एंड करें जस्ट ब्रीफली। मेरे ख्याल में जी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे तमाम सियासी फरीकैन, तमाम रियासती इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। किसी सूबे का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये कौमी जंग है और कौम ने इंशाल्लाह ताला जीतनी है, और जीतेंगे ऐसे कि हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे। खोजा साहब, देखिए, पार्लियामान मौजूद है, सूबाई असेंबली मौजूद है, इन कैमरा उनको कॉन्फिडेंस में लें। वो लोग इलेक्टेड हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, जो एक जमहूरी तरीका होता है। अगर हमने पार्लियामेंट को और बाईपास करना है, असेंबलियों को, और सीक्रेटिवली काम करने हैं, तो इस तरह नहीं होगा। खोसा साहब, असद उमर साहब, राना सनाउल्लाह साहब बहुत हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।